गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। स्टडी विद निशु में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो जैसा कि हमारा मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही थी, उसमें ही हम क्या है आगे बढ़ेंगे। तो प्राचीन मध्य प्रदेश का इतिहास चल रहा था। तो प्राचीन मध्य प्रदेश के इतिहास में ही क्या है, हमने हर्षवर्धन के काल तक का अध्ययन कर लिया था। हर्षवर्धन के समय के हमने मध्य प्रदेश में उस समय कौन राजा था और किस प्रकार से क्षेत्र उसके अंतर्गत था और कौन कौन उसके अधीन था, ये हमने देख लिया था। तो आज हम बात करेंगे आगे वाला वंश है उसकी बात करेंगे, पांड्य वंश की बात करेंगे। किसकी अगर हम बात करेंगे, पांड्य। यहीं पर ही हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर पांड्य वंश है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो पांड्य वंश है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम किसी भी राजा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि क्षेत्र, वो किस क्षेत्र में उसने क्या किया, किस क्षेत्र में उसके अधिकार किया और किस क्षेत्र में उसका शासन था। तो पांड्य वंश की बात चल रही है, क्लियर हो रही है। तो किसके संदर्भ में हो रही है, किसके संदर्भ में हो रही है, एमपी, मध्य प्रदेश। तो क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मैकल है ना, मैकल पर्वत, उसी का क्षेत्र है। तो ये कहां पर है, ये है हमारा अनूपपुर जिला, अनूपपुर जिला। ये कहाँ है, तो ये अमरकंटक, अमरकंटक। तो जब भी हम मैकल क्षेत्र की बात करेंगे तो वो जो हम देखेंगे अनूपपुर जिला है और अमरकंटक जो है, अमरकंटक है उसके आसपास का क्षेत्र रहेगा, है ना, उसके आसपास का क्षेत्र है, उसके आसपास का क्षेत्र रहेगा। पांड्य वंश की बात कर रहे हैं, एमपी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। क्षेत्र कहां पर है, मैकल जो पर्वत है, अनूपपुर जिला है, अमरकंटक है, उसके आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, तो हम इसमें राजा की बात करेंगे, फिर कौन सा राजा हुआ है। अभी तक आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। अब हम बात करेंगे राजा कौन था इसमें हम राजा की बात करें तो जयबल राजा था। कौन था, यहाँ पर अगर हम बात करें राजा कौन है तो यहाँ पर है राजा जयबल। कौन है राजा यहाँ पर, जयबल। इतना आपको समझ में आ रहा है। पांड्य वंश की बात कर रहे हैं, क्षेत्र कहाँ पर है, मैकल, अनूपपुर जिला, अमरकंटक का आसपास का क्षेत्र है। राजा कौन है, राजा जयबल है। इसी में अगर हम अंतिम राजा की बात करें तो प्रथम राजा ये हो गया, प्रथम राजा ये हो गया। अंतिम राजा की बात करें, अंतिम राजा की बात करें तो भरतबल हो गया, ये हो गया हमारा अंतिम राजा। पहला राजा जयबल और जो लास्ट का राजा है वो है भरतबल, या इसी को हम कहते हैं भारतबल। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा हुआ। ठीक है, पांड्य वंश की बात करें, एमपी के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो क्षेत्र देखेंगे, मैकल जो पर्वत है, अनूपपुर जिला, अमरकंटक का आसपास का क्षेत्र है। और प्रथम राजा की बात करें तो प्रथम राजा है जयबल, अंतिम राजा की बात करें तो भरतबल। ये आपको याद रखना है, किसके संदर्भ में, ये आपको रखना है पांड्य वंश के संदर्भ में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं किस वंश के बारे में, शैल वंश के बारे में। तो ये छोटे छोटे वंश हुए प्राचीन भारत में मध्य प्रदेश में। इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू बी। ठीक है, अब हम आगे यहाँ बात करें। ठीक है, ये हो गया हमारा, यहाँ तक हो गया। अब हम बात करेंगे जो शैल वंश है, शैल वंश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक की आपको बात क्लियर हो रही है। तो जब भी हम कोई भी वंश की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं क्षेत्र। नोट्स बना सकते हो आप चाहो तो क्षेत्र की बात करें तो किस क्षेत्र में था, तो ये था महाकौशल क्षेत्र में। कहां पर था ये, महाकौशल क्षेत्र। महाकौशल क्षेत्र किसी को पता है महाकौशल क्षेत्र कहाँ है। ठीक है, अब हमें जानकारी देखेंगे, हमें यहाँ जानकारी मिली है कि
जानकारी का मतलब एविडेंस, हमें मतलब क्या मिला है यहाँ जिससे हमें पता चलता है कि शैल वंश का यहाँ पर क्या रहा, शासन रहा। तो राधौली क्या है, राधौली बालाघाट, राधौली बालाघाट से क्या मिला है हमें, ताम्रपत्र मिला है। ताम्रपत्र से ये जानकारी हमें मिली है। राधौली बालाघाट से क्या है, एक ताम्रपत्र मिला है, उससे हमें जानकारी मिलती है कि इसके शैल वंश के महाकौशल क्षेत्र पर क्या है शासन किया था। अब हम यहाँ पर राजा की बात करें तो यहाँ हम देखें प्रथम राजा, Who was the first king? तो पहले राजा की बात करें तो श्रीवर्धन, यहाँ पर जो पहला राजा है वो श्रीवर्धन है। पहला राजा कौन है, श्रीवर्धन। यहीं पर हम अंतिम राजा की बात करें, इतने सारे पॉइंट आपको क्लियर होते जा रहे होंगे। अंतिम राजा की बात करते हैं। पहला राजा कौन है, श्रीवर्धन। अंतिम राजा की बात करें तो जयवर्धन। यहाँ पर अंतिम राजा की बात करें तो पहला राजा कौन है, श्रीवर्धन। अंतिम राजा की बात करें तो अंतिम कौन है, जयवर्धन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। शैल वंश के बारे में बात कर रहे हैं। क्षेत्र कहाँ पर है, तो क्षेत्र है महाकौशल क्षेत्र है। जानकारी किससे मिली है, तो राधौली बालाघाट ताम्रपत्र से मिली है। प्रथम राजा है श्रीवर्धन और अंतिम राजा है कौन है, जयवर्धन। अब हमें थोड़ा सा क्या है ये देख लेंगे कि क्या करवाया इसने, है ना, व्हाट विल दे डू, मतलब क्या किया है। तो इन्होंने क्या है, जो राधौली बालाघाट पे ताम्रपत्र है उसको उत्कीर्ण करवाया है, यही काम करवाया है, उत्कीर्ण करवाया है, उत्कीर्ण करवाया है। कौन सा, राधौली जो ताम्रपत्र है उसको उत्कीर्ण करवाया है। उत्कीर्ण करवाया है तो तभी तो हमें जानकारी मिली है किसकी, शैल वंश की। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। शैल वंश क्षेत्र महाकौशल का क्षेत्र, जानकारी राधौली बालाघाट ताम्रपत्र से, प्रथम राजा श्रीवर्धन और अंतिम राजा जयवर्धन। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रकूटी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, आराम से आप लोग समझ पा रहे हो। ठीक, देयर विल बी नो डिफिकल्टी। अब हम बात करेंगे आगे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट की बात करें, राष्ट्रकूट यहीं पर अपन वंश लिखते, वंश। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, राष्ट्रकूट की। तो पहले तो हम देखेंगे मूल्यवासी कहाँ के थे ये। मूल्यवासी के बाद फिर इनकी क्या एक शाखा भी हुई जो मध्य प्रदेश में थी। उसके बाद फिर क्या करवाया है क्या नहीं करवाया वो हम देखेंगे। तो मूलतः निवासी कहाँ के हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें मूलतः निवास कहाँ पर है, मूलतः निवास। फिर हम देखेंगे एक शाखा कहाँ, एक शाखा है, एक शाखा। तो मूलतः अगर हम बात करें निवास की तो मान्य खेत, जो मूलतः इनका निवास है वो है मान्य खेत। मान्य खेत कहाँ है ये, महाराष्ट्र। मान्य खेत महाराष्ट्र। एक शाखा कहाँ पर है, एक शाखा एमपी में है। एक शाखा क्या है यहाँ पर इनकी 9वीं सदी में, 9वीं सदी या 9वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी में क्या है, बैतूल। बैतूल में एक शाखा इनकी यहाँ पर हुई, बैतूल में यहाँ पर एक शाखा हुई और वहीं पर क्या है इन्होंने शासन किया, शासन किया। समझ पा रहे हो। राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो मूलतः निवासी कहाँ के थे, मान्यखेत महाराष्ट्र। एक शाखा 9वीं शताब्दी में गया बैतूल में हुई और उन्होंने शासन किया। ठीक है, और यहीं के जो क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें राजा, राजा कौन हुए भाई,
राजा। और फिर क्या करवाया है? राजा की बात करें तो राजा की अगर हम बात करें गोविंद तृतीय, इन्होंने क्या है, गोविंद तृतीय की बात करें तो भैया किसको हराया, किसको है? गोविंद तृतीय ने, यहाँ अपन बात करें गोविंद तृतीय, समझ पा रहे हो? गोविंद तृतीय ने नागभट्ट को हराया था। नागभट्ट को हराया। नागभट्ट को पहचान पा रहे हो कौन है? आप रिकॉल करो। नागभट्ट को हराया, पर हराने के बाद क्या है, उज्जैन में दरबार लगाया। उज्जैन में दरबार लगाया। उज्जैन में दरबार लगाया। ठीक है, इतनी कहानी आप लोग समझ पा रहे हो। तो राष्ट्रकूट वंश की बात करें, राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो मूलतः निवासी कहाँ के हैं? मूलतः निवासी मान्य के महाराष्ट्र के हैं। एक शाखा यहाँ पर 9वीं शताब्दी में क्या है, बैतूल में हुई, उसने शासन किया बैतूल में। गोविंद तृतीय राजा था, उसने नागभट्ट को हराया और फिर क्या है, उज्जैन में दरबार लगाया। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो रही है? आगे बढ़े। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, ये सब इजी वे वाली बातें हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपको इनको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे गुर्जर। गुर्जर प्रतिहार के बारे में बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट गुर्जर और प्रतिहार। तो गुर्जर और प्रतिहार वंश की बात करेंगे हम यहाँ पर। किसके में? किसके संदर्भ में? एमपी के संदर्भ में गुर्जर प्रतिहार के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी क्या है, हमें सब देखना पड़ेगा कि मूलतः निवासी कहाँ के थे, उसके बाद फिर कौन सी शाखा यहाँ पर मध्य प्रदेश में हुई और उसने राज किया, और कौन राजा था, क्या क्या किया, क्या नहीं किया। तो मूलतः निवासी अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम देखें मूलतः, मूल मतलब जहाँ के रहने वाले हो, मूलतः निवासी। मूलतः निवास अगर हम बात करें तो जोधपुर, मेड़ता, ये कहाँ पर है भाई? राजस्थान। इतना आपको समझ में आ रहा है? तो मूलतः जोधपुर, मेड़ता, और यहाँ मेड़ता कहाँ पर है ना? राजस्थान में। ठीक है, अब राजा की बात करते हैं। Who was the king? राजा की बात करें, राजा जिसने स्थापना की, Who established? राजा जिसने स्थापना की, किसकी? इसकी। तो हरिश्चंद्र। राजा की बात करें तो यहाँ पर राजा हुआ है कौन? हरिश्चंद्र। तो समझ में आ रहा है? गुर्जर प्रतिहार मध्य प्रदेश के संदर्भ में। मूलतः निवासी कहाँ के? जोधपुर, मेड़ता, राजस्थान। ठीक है, ये जोधपुर है, तो मेड़ता है। जोधपुर आपको पता है राजस्थान में है, मेड़ता क्षेत्र, तो वहां पर क्या है, ये निवास करते थे। अब राजा कौन हुआ? तो हरिश्चंद्र। इसी ने ही क्या है, स्थापना की इसकी। अब शाखा की बात करते हैं, यहाँ पर हम शाखा की बात करते हैं। तो शाखा यहाँ पर कहाँ पर है? उज्जैन। ये है एमपी के संदर्भ में हमारी मेन, रिमेंबर है, उज्जैन एमपी के संदर्भ में। ठीक है, शासक अगर हम देखें तो नागभट्ट। शासन की बात करें तो नागभट्ट है। कब से कब तक शासन किया? नागभट्ट प्रथम है भाई, नागभट्ट प्रथम है। इतना आपको समझ पा रहे होंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश है ना। मूलतः निवासी कहाँ के? जोधपुर में मेड़ता। तो सबसे पहले अगर हम देखें राज्य कौन सा है, राज्य जो हमारा
राजस्थान में, उसमें जोधपुर, और जोधपुर में मेड़ता, वहाँ के मूलतः निवासी हैं। स्थापना किसने की, किस राजा ने की, हरिश्चंद्र शासक। उसके बाद एक शाखा हुई वो जैन में, हमारे एमपी में, शासक नागभट्ट प्रथम। कब से कब तक, कब से कब तक रहा, 730 से 730 से 755, 730 से 755 या 56 के बीच में, 755-56 के बीच में रहा है ना। इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इतनी आपको बात समझ में आ रही है कि भाई गुर्जर प्रतिहार वंश की बात कर रहे हैं। मूलतः निवासी कहाँ के हैं, जोधपुर, मृत राजस्थान। प्रथम राजा हुआ है हरिश्चंद्र। शासक शाखा कहाँ पर हुई, हमारे एमपी में एक शाखा हुई। शासक कौन था, नागभट्ट प्रथम था, 730 से 756 तक। अब हम यहाँ आगे की बात करेंगे। आगे मतलब क्या किया इसने, क्या किया भाई। एक राजा होता है, अगर वो कुछ करेगा तो ही उसका इतिहास में नाम होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब वो चाहे अच्छा करे या बुरा करे तो तभी इतिहास में दर्ज नाम होगा। मतलब जो हमारे यहाँ भी अगर आप एक बात मतलब देखोगे, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं या जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, तो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट होते हैं, जो होशियार होते हैं, उनको सब जानते हैं, है ना, क्योंकि वो टीचर की क्या है आंखों में चढ़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया होता है, ठीक है। और एक वो बच्चे होते हैं जो मतलब बिल्कुल उधमती होते हैं, बिल्कुल दुष्ट टाइप के होते हैं, तो वो चढ़े होते हैं। बाकी जो बीच वाले होते हैं उनको कुछ पता ही नहीं होता, वो स्कूल से निकल भी जाते हैं, उनका 1 से लेकर 12वीं तक कब निकले पता नहीं चलता। टीचर भी मतलब पूछते कि ये भी पढ़ता है स्कूल में। तो वैसे ही सेम राजा के संदर्भ में है कि अगर कोई राजा बहुत ही महान होगा, अच्छा काम करेगा, तो उसको क्या है, इतिहास हमेशा याद करेगा। और जो राजा बुरा भी होगा, वो बहुत सारी बुराइयाँ, बहुत सारी क्या है उद्दंडता करेगा, बहुत सारे क्या है विनाशकारी काम करेगा, तब भी इतिहास उसको याद रखेगा। लेकिन जो मध्यस्थ वाले रहेंगे, मतलब जो बिल्कुल ऐसे ही शासन करेंगे, मतलब जो इसका जिस राजा का होना या ना होना कोई नाम मात्र के बराबर हो, तो उसको कोई याद नहीं रखेगा, ठीक है। इतिहास में हमेशा दो जो राजा हैं उसको याद रखा जाता है। एक तो क्या है जो बहुत महान हो, और एक बहुत जो अगर हम कहें क्रूर हो। यहाँ आपको समझ पे आ रहा होगा चीजें, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई है। तो क्या किया क्या नहीं किया, तो सबसे पहले इसने क्या किया, जो अरब आक्रमण था, अरबों के आक्रमण को विफल किया। अरबों के आक्रमण को विफल किया, मतलब जब अरबों का आक्रमण हो रहा था उसको विफल कर दिया, ठीक है। यहाँ तक बात कर रहे हैं, अब हम आगे बात करेंगे, ठीक है। इतने आपको समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ इसके उत्तराधिकारी की बात करें। अब इसका उत्तराधिकारी कौन होता है, वत्सराज। वत्सराज की बात करें, अब इसी में जो उसका उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी कौन होता है, वत्सराज। ये हो गया उसका उत्तराधिकारी, किसका, नागभट्ट का। यहीं पर क्या है फिर, इसने क्या किया, वत्सराज ने अपने जो राज्य है उसका विस्तार किया। क्या किया यहाँ पर, राज्य का विस्तार। और इसी से क्या है फिर थोड़ा सा विवाद उत्पन्न होता है। राज्य का विस्तार किया, ठीक है। उत्तराधिकारी कौन हो गया, वत्सराज। उसने क्या किया, राज्य का विस्तार किया। और फिर जब राज्य का विस्तार हुआ तो यहीं से त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट हुआ। यहीं से क्या है, जो त्रिपक्षीय संघर्ष है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया। यहीं से क्या है, त्रिपक्षीय संघर्ष है वो स्टार्ट हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष यहीं से स्टार्ट हुआ जब उसने अपने राज्य का विस्तार किया। किसके लिए, यहाँ पर कन्नौज है, तो कन्नौज के क्षेत्र कहती है किसके लिए, यहाँ पर एक क्षेत्र है, यहाँ पर एक कन्नौज क्षेत्र है। अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर यहाँ अगर हम बना सकें, थोड़ा सा बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा। यहाँ कन्नौज है, कन्नौज के लिए यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। कन्नौज के लिए यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। तो किस किस के बीच हुआ,
यहाँ पर है राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट के बीच हुआ, राष्ट्रकूट के बीच हुआ ना, पाल के बीच हुआ, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट आपने इतिहास में भी पढ़ा हुआ, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, ये हो गया पाल हमारा, ये हो गया प्रतिहार। तो इन तीनों के बीच क्या है, कन्नौज के अधिकार के लिए क्या है, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। ठीक है, तो क्या होता है नागभट्ट, नागभट्ट द्वितीय, यहीं पर अगर हम बात करें, यहाँ नागभट्ट जो द्वितीय होता है, नागभट्ट द्वितीय जीता और इस त्रिपक्षीय संघर्ष को क्या है, समाप्त कर दिया, त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त कर दिया, त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त कर दिया। इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। उत्तराधिकारी कौन हुआ, वत्सराज, है ना, और राज्य का विस्तार किया उसने, तो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। इसके बीच राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, नागभट्ट द्वितीय जीतता है और क्या है, त्रिपक्षीय संघर्ष यहाँ पर समाप्त कर देता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। और क्या है फिर, कन्नौज पर अधिकार कर लेता है, जीतता है तो कन्नौज पर क्या है, अधिकार कर लेता है और प्रतिहार को विजय बनाता है। ये कन्नौज पर अधिकार कर लेता है, अधिकार और प्रतिहारों को विजय बनाया, प्रतिहारों को विजय बनाया, प्रतिहारों को विजय बनाया। इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। वत्सराज हुआ इसका शासक, उत्तराधिकारी, राज्य का विस्तार किया, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, कन्नौज के पर अधिकार करने के लिए नागभट्ट द्वितीय ने क्या है, इसको जीत लिया और त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त कर दिया। उसके बाद कन्नौज पर क्या है, अधिकार कर लिया और प्रतिहारी को विजय बनाया, है ना। इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे, अब आगे की कहानी की बात करते हैं। लेकिन क्या है, कुछ समय बाद, समटाइम लीडर, इतिहास है भाई, एक राजा दूसरे राजा को हराता है तो चुप नहीं बैठते, बदले की आग। कुछ समय बाद यहाँ पर घड़ी देख लो भाई, ये कुछ समय बाद, ये 12, 3, 6, 9, कुछ समय बाद यहीं पे अपन देखेंगे, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद क्या होता है, राष्ट्रकूट, कुछ समय बाद क्या होता है, जो राष्ट्रकूट शासक है वो क्या है, वो राष्ट्रकूट शासक कौन होता है यहाँ पर, गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय क्या करता है, नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर देता है। गोविंद तृतीय क्या है, नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर देता है। यहाँ पर क्या है, उसको हरा देता है। राष्ट्रकूट शासक कुछ समय बाद क्या होता है, जो राष्ट्रकूट शासक होता है गोविंद तृतीय, वो नागभट्ट द्वितीय को क्या है, पराजित करा देता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, प्रतिहारों के ही समय। अब हम यहाँ बात करें किसकी, प्रतिहारों के ही समय। और हम बात करें किसके, प्रतिहारों के टाइम पर। प्रतिहारों के समय पर क्या हो गया, मेहर भोज को तो आप लोग जानते हैं। मेहर भोज का क्या है, उत्थान, मतलब क्या है, उत्थान हुआ। मेहर भोज का उत्थान, इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, उत्थान हुआ। अब यहां पर क्या है, एक अरब यात्री,
अरबी यात्री, अरबी यात्री है यहाँ पर सुलेमान। अरबी यात्री कौन है यहाँ पर? सुलेमान। वो क्या करता है, मेहर, जो मेहर भोज है उसको सबसे शक्तिशाली राजा बताता है। मेहर भोज को सबसे शक्तिशाली राजा बताता है, सबसे शक्तिशाली राजा बताता है यहाँ पर। कौन है? अरब यात्री सुलेमान मेहर भोज को सबसे शक्तिशाली राजा बताता है यहाँ पर। ठीक है, अभिलेख देखेंगे यहाँ पर। अभिलेख, अभिलेख तो ग्वालियर, ग्वालियर की बात करें तो अभिलेख हमें ग्वालियर और कहला, ये क्या है, मेहर भोज से संबंधित अभिलेख है। संबंध अभिलेख है। इतना आपको समझ में आया। राष्ट्रकूट शासक है गोविंद रथी, वो नागभट्ट को पराजित कर देता है। प्रतिहारों के समय क्या है, मेहर भोज का उत्थान हुआ। और अरबी यात्री सुलेमान मेहर भोज को क्या है, एक सबसे शक्तिशाली राजा बताता है। और अभिलेख जो हमें प्राप्त है ग्वालियर और जो कहला अभिलेख है, उससे जो मेहर भोज के संदर्भ में हमें क्या है जानकारी मिलती है। ग्वालियर और कहलाओ, इस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। आगे हम इसी के संदर्भ में बात करेंगे। आगे इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। चलो अभी इसके उत्तराधिकारी की बात करें। उत्तराधिकारी की बात करें तो इसका जो उत्तराधिकारी कौन होगा? महिपाल। इसका जो उत्तराधिकारी है कौन है भाई? महिपाल। 215 ईसा। तो भैया यहाँ पर भी क्या है, अरबी यात्री है। अरबी यात्री कौन है? अल मसूदी। अल मसूदी ने महिपाल का जिक्र किया है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। उत्तराधिकारी कौन बना? महिपाल। 915 ईस्वी। अरबी यात्री अल मसूदी ने क्या है, महिपाल का जिक्र किया है। किसमें? ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। इसने क्या किया फिर भाई, यहीं पर हम लिखेंगे प्रतिहार। प्रतिहार शासक की बात करेंगे। प्रतिहार शासक कौन था? प्रतिहार शासक अगर हम बात करें, प्रतिहार शासक तो राज्य, प्रतिहार शासक कौन है? राज्यपाल। उसको मार देता है। कौन? राज्यपाल को मार देता है। और फिर क्या करता है, चंदेल जो शासक होते हैं ना, चंदेल शासक, यहीं पर अगर हम बात करें चंदेल शासक विद्याधर। अगर हम बात करें चंदेल शासक है, विद्याधर को गद्दी पर बिठाता है। गद्दी पर बिठाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा।
प्रतिहार शासक राज्यपाल को क्या मारता है और चंदेल शासक विद्याधर को क्या है गद्दी पर बिठाता है। तो क्या लोचन कहा है, त्रिलोचन, त्रिलोचन। अगर हम बात करें फिर 1036 में प्रतिहार वंश समाप्त हो गया। 1036 में प्रतिहार वंश समाप्त हो गया। एंड ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे वाले वंश की बात करते हैं। उत्तराधिकारी कौन बना? महिपाल 915 ईस्वी में। अरबी यात्री अल-मसूदी ने क्या इस महिपाल का जिक्र किया है। उसके बाद क्या किया? प्रतिहार शासक राज्यपाल को मारा, चंदेल शासक विद्याधर को क्या है गद्दी पर बिठाया, उसको क्या है त्रिलोचन भी कहते हैं। ठीक है, और 1036 में प्रतिहार वंश का समाप्त हो गया। यहाँ तक की कहानी आपको आराम से समझ में आ रही होगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब हम बात करते हैं जजाज भुक्ति। जजाज भुक्ति जजाज भुक्ति, इसी को क्या है हम बुंदेलखंड का चंदेल वंश कहते हैं। बुंदेलखंड का इसी को हम बोलते हैं बुंदेलखंड का चंदेल वंश। बुंदेलखंड का चंदेल वंश। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जजाज भुक्ति बुंदेलखंड का चंदेल वंश। कब हुआ ये? 9वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी में होता है ये। ठीक है, स्थापना देखें कौन करता है, संस्थापक देखें। स्थापना या इसी को हम बोलते हैं जो संस्थापक होता है वो। स्थापना या संस्थापक किसने की? तो नानुक। किसने की? नानुक ने की इसकी स्थापना, सभी को पता होगा। राजधानी कहां पर बनाई? राजधानी बनाई इसने भाई साहब महोबा। राजधानी बनाई इसने महोबा। तो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो क्या है डिवाइड, वो कुछ क्षेत्र इसका क्या है हमारा एमपी में है और कुछ क्षेत्र हमारा यूपी में है, मतलब उत्तर प्रदेश में है ना। तो कुछ क्षेत्र हमारा उत्तर प्रदेश में, कुछ क्षेत्र हमारा एमपी में है। अब क्या है यहाँ पर लेखों में, लेखों के अनुसार अगर हम बात करें, लेखों के अनुसार क्या है जो चंदेल है वो ऋषि के वंश है। लेखों के अनुसार है, क्या करें, लेखों के अनुसार क्या है जो चंदेल शासक हैं, चंदेल शासक हैं वो ऋषि के वंशज हैं, वो ऋषि के वंशज हैं। कौन से ऋषि के? चंद्रात्रेय ऋषि के जो वंशज हैं उनके वंशज बताया गया है। और इसी में बताया कि राजपूतों के 36 वंश हैं। राजपूतों के 36 वंश हैं। इसी में बताया कि राजपूतों के क्या है 36 वंश है। तो जजाज भुक्ति बुंदेलखंड का चंदेल वंश के बारे में बात कर रहे हैं। 9वीं शताब्दी में शासन किया। प्रथम राजा कौन था जिसने क्या है इस वंश की स्थापना की? तो नानुक। राजधानी महोबा बनाया। लेखों के अनुसार क्या है चंदेल, जो चंदेल शासक हैं वो ऋषि चांद्रात्रेय के क्या है वंशज माने गए हैं और राजपूतों में उनके 36 वंश हुए। ठीक है, और जो चंद्राते हैं वो क्या है
ओत्री के पुत्र थे। अब किसके पुत्र थे? ओत्री के पुत्र थे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे इसकी बात करें, इसका पुत्र, तो इसका जो पुत्र है बागपति, इसका जो पुत्र है बागपति के बारे में हम बात करेंगे। तो ये क्या है, अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। वीरता और बुद्धिमत्ता, वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। वीरता और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो राज का विस्तार देखें। राज का विस्तार की अगर हम बात करें, यहीं अगर हम बात करें विस्तार, तो राज्य का जो विस्तार है वो क्या है, विंध्य पर्वत तक, विंध्य पर्वत तक किया। और विंध्य पर्वत को ही क्या है, आनंद धाम कहते थे इसको, इसका आनंद धाम कहा जाता था। विंध्य पर्वत को ही क्या है, इसका आनंद धाम कहा जाता था। जो विस्तार है वो विंध्य पर्वत तक किया, और विंध्य पर्वत को ही क्या है, इसका क्या कहा जाता था, आनंद धाम। ठीक है। अब हम बात करेंगे फिर जो बागपति है उसका पुत्र जयशक्ति, उन्हें ही वाला है हमारा जो प्राचीन मध्य प्रदेश का इतिहास है वो समथिंग क्या है, थोड़ा और बचा है, 1-2 वीडियो के समथिंग में क्या है प्राचीन भारत समाप्त हो जाएगा। फिर आपको थोड़ा सा रस आएगा जब हम दिल्ली के संदर्भ में मध्य प्रदेश और मुगलों के संदर्भ में मध्य प्रदेश से पढ़ेंगे। थोड़ा सा क्या है, नीरस लग सकता है ये, क्योंकि प्राचीन जो भारत है वो थोड़ा सा नीरस लग सकता है। अब हम बात करेंगे जो बागपति है उसका जो पुत्र है जयशक्ति, इसका पुत्र कौन है भाई, पुत्र है जयशक्ति के बारे में बात करेंगे, या जजाज, जयजाज, इसी को जजाज बोलते हैं। ठीक है। इसके संदर्भ में कहा जाता है कि जो चंदेल वंश का शासक है बुंदेलखंड का नाम इसी के संदर्भ में रखा गया, बुंदेल। और बुंदेलखंड का नाम के संबंध में 2-3 और कहानियां हैं। बुंदेलखंड का नाम इसी के संदर्भ में रखा गया। इसी के संदर्भ में रखा गया या कहलाया। अब हम बात करेंगे इसका भाई, फिर इसका जयशक्ति का, फिर आता है विजय शक्ति। ये राजा बनता है विजय शक्ति, राजा बना। ठीक है, विजय शक्ति राजा बना। क्या करता है, साम्राज्य का विस्तार करेगा, साम्राज्य विस्तार। तो साम्राज्य का विस्तार कहां तक करेगा, साम्राज्य में अगर हम बात करें तो साम्राज्य जो हमारा विंध्य पर्वत है उसके आसपास का क्षेत्र है, आस पास का क्षेत्र जीत लेता है, आसपास का क्षेत्र जीत लेता है। ठीक है। उसके बाद इसका पुत्र हम बात करें, इसका पुत्र की अगर हम बात करें फिर राहित, जो राहित है वो गद्दी पर बैठता है, पुत्र है इसका। वो गद्दी पर बैठता है। फिर इसने क्या किया, इसने तो महोबा को जीता, महोबा को जीता। क्या किया भाई इसने, महोबा को जीता। इसका पुत्र हम बात करें फिर राहत का तो हर्षदेव, हर्षदेव पुत्र है इसका। खजुराहो का शासक बनता है, खजुराहो का शासक बनता है हर्षदेव। कब से, 900 से लेके 900
900 से 925 ईस्वी तक। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। बागपति का पुत्र कौन है? जय शक्ति, जय जालिसी को बोलते हैं। और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसी के संदर्भ में रखा गया और वो कहलाया क्या? बुंदेलखंड। उसके बाद उसका जो भाई है विजय शक्ति के बारे में बात करें, गोरा जय बनता है। उसके बाद राज का विस्तार करता है, आसपास के क्षेत्र को जीतता है। उसके बाद इसका जो पुत्र है जो राहित गद्दी पर बैठता है, महोबा को जीतता है। उसके बाद उसका जो पुत्र हर्षदेव वो क्या है? वो जो खजुराहो का शासक बनता है। अगला आगे बात करें, थोड़ा सा ही और बचा है। हर्ष के संबंध में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। हर्ष हर्ष के बारे में बात करें, 900 से लेकर 925 इसका पुत्र कौन होगा? यशोवर्मन। इसका पुत्र हो गया अशोकवर्मन। इतना आपको समझ में आ गया। हर्ष देव भी है, मैंने देव हटा दिया तो हर्षदेव। इसका पुत्र कौन हो गया फिर? यशोवर्मन। तो क्या है? यशोवर्मन गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठा तो इसके बाद इसने क्या क्या किया? यहाँ बहुत से थोड़े से काम किए इसने, जैसे कि कन्नौज के प्रतिहारों को समाप्त किया। ठीक है, क्या किया? जो कन्नौज के प्रतिहार हैं उसको समाप्त किया। कन्नौज के जो प्रतिहार हैं, कन्नौज के प्रतिहारों को समाप्त कन्नौज के प्रतिहारों को समाप्त किया, है ना। उसके बाद क्या है? राष्ट्रकूट से क्या है? कलिंजर का दुर्ग जीत लिया। जो राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूटों से जो कलिंजर है, कलिंजर का दुर्ग जीता। ठीक है, पहला कन्नौज के प्रतिहारों को समाप्त किया। राष्ट्रकूटों से क्या है? कलिंजर का जो दुर्ग है वो छीन लिया। जो क्या है? उसके बाद चेदी शासकों को क्या है? अपने अधीन किया। चेदी जो शासक है, चेदी शासकों को अपने अधीन किया। चेदी शासकों को क्या है? अपने अधीन किया। इसके बाद मंदिर का निर्माण कराया। कौन से मंदिर का? प्रसिद्ध मंदिर है विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। प्रसिद्ध मंदिर है विष्णु मंदिर खजुराहो का। ठीक है, और जो यशोवर्मन है उसी को क्या है? लक्ष्मण भी कहा जाता था। उसी को क्या है? लक्ष्मण वर्मन भी कहा जाता था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी मूर्ति की बात करते हैं। कौन सी मूर्ति? चतुर्भुज मूर्ति। चतुर्भुज मूर्ति ये क्या है? तिब्बत तिब्बत के राजा ने क्या है? ये जो मूर्ति है वो तिब्बत के राजा ने क्या है? तिब्बत के राजा ने देवपाल है उसके पिता को दी थी। और देवपाल ने क्या है? देवपाल से क्या है? कंडा नरेश शाही से प्राप्त की थी इसको। तो जो
चतुर्भुज मूर्ति है, वो क्या प्रतिहारों से ये प्राप्त करता है, प्रतिहारों से प्राप्त करता है, प्रतिहारों से प्राप्त करता है। कौन सी मूर्ति? चतुर्भुज मूर्ति। चतुर्भुज मूर्ति क्या है? प्रतिहारों से प्राप्त करता है। तो ये जो तिब्बत का राजा है उसने दी किसको? देवपाल को, देवपाल के पिता, देवपाल के पिता को दी। ठीक है, अब देवपाल के जो पिता है उसके बाद उसको क्या है? कंडा नरेश राही, वो क्या है? दे देता है प्रतिहारों को, वो देता है प्रतिहारों को। और प्रतिहारों से क्या है? ये जो यशोवर्मन है वो छीन लेता है या वो ले लेता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। हर्षदेव की बात करें तो हर्षदेव 900 से लेके 925 ईस्वी पुत्र इसका कौन है? यशोवर्मन गद्दी पर बैठता है, इसी को हम लक्ष्मण वर्मन भी कहते हैं। क्या क्या करता है? तो कनौज के प्रतिहारों को समाप्त करता है। उसके बाद राजपूत इससे क्या है? पलंजर दुर्ग को छीन लेता है, वो जीत जाता है उससे। चीनी शासक को क्या है? अपने अधीन कर लेता है। विष्णु मंदिर का निर्माण करवाता है, खजुराहो को प्रसिद्ध मंदिर है। उसके बाद जो प्रतिहारों से क्या है? चतुर्भुज मूर्ति को प्राप्त कर लेता है, जो कि क्या है? तिब्बत के राजा ने क्या है? देवपाल के पिता को दी थी। उसके बाद कंडा नरेश क्या है? कंडा नरेश है, उसको प्रतिहारों को देता है, लेकिन प्रतिहारों से क्या फिर यशोवर्मन लेता है। तो यहाँ तक की आपको कहानी समझ में आता है। अब हम पढ़ेंगे आगे राजा धंगे के बारे में। तो राजा धंगे के बारे में हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक की कहानी होती है समाप्त। अगर आपको इतिहास का ये जो भाग है, ये जो पोर्शन है आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और आगे भी क्या है इस जानकारी को बढ़ाना है, ताकि मध्य प्रदेश का जो प्राचीन इतिहास है सब के पास पहुँच सके और सब हमारा जो मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास है उसको जान सकें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।